वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ जी, पूछे। किसी को पीछे से कोई प्रॉब्लम पिछले टॉपिक में तो पहले पूछ लो। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया सलमान का कि सर 11 के दो मॉडल है तो उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पेपर में क्वेश्चन कैसे करेंगे। सलमान, एक ना 11 का फोर्स फील्ड एनालिसिस है। उसका क्वेश्चन भी किस तरह से आता है, फोर्स फील्ड एनालिसिस के हिसाब से ही, यानी कि ये वर्डिंग वो यूज करेगा क्वेश्चन के अंदर। 11 का फोर्स फील्ड एनालिसिस बता दें। अब उसमें या तो यूं क्वेश्चन आता है या यूं कुछ कह के अकॉर्डिंग टू 11 व्हाट आर द रिस्ट्रेंटिंग एंड व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस, यूं भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, फिर जो दूसरा मॉडल है वो है उसका प्लान चेंज के लिए। तो प्लान चेंज को अकोमोडेट करने के लिए कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो तो चीज ही अलग है। दूसरा, उसमें तीन स्टेजेस हैं। तो यहाँ पे तो क्रिटिकल जो वर्डिंग है वो ही आपको डिफरेंशिएट कर देगी कि वहाँ पे तो वो पहले वाले मॉडल में फोर्स फील्ड एनालिसिस का नाम ले लेगा या रिस्ट्रेंटिंग और ड्राइविंग फोर्स का बोलेगा। और दूसरे वाला तो सिंपल है, वो प्लांट का बोल देगा कि प्लांट चेंज को अकोमोडेट करने के लिए आपके पास जो है वो क्या स्टेजेस रिक्वायर्ड। तो ये होगा। ठीक है, क्लियर है सलमान। हाँ, 11 में जो फैक्टर्स हैं वो दोनों के लिए हैं स्टैंडिंग। नहीं, सलमान, जो फोर्स फील्ड एनालिसिस है उसके अंदर फैक्टर्स हैं। जो दूसरा मॉडल है जो कि वो कहता है चेंज का मॉडल है, उस केस के अंदर उसकी सारी स्टेजेस के वो स्टेजेस के अंदर चीजें, स्टेजेस में ये चीज हो। तो दोनों बातें बिल्कुल अलग। आगे चलते हैं। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है उसके अंदर ये वाला पोर्शन हम कर चुके हैं मोस्ट। ये वो पोर्शन है वो जो competitive फोर्सेस से रेलेवेंट हमने किया था, जिसमें पोर्टर के मॉडल्स थे, एक जेनेरिक स्ट्रेटेजी थी, वैल्यू चेन थी, और पोर्टर की 5 फोर्सेस थी। इस पोर्शन के अंदर हमारा ये, मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं वो कन्वर्ट करके इस फॉर्मेट में सारे वो भेज दूंगा, ये मैंने पूरा कंप्लीट आपको दे दिया। इसके अंदर एक ही छोटा सा हमारा रहता था मॉडल। वो कौन सा था? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग एंड कंपटीशन के नाम से ना आपकी ग्रिड 6 के अंदर ये चीज इंक्लूड है। क्योंकि ये टॉपिक है कंपटीशन में, तो बड़ा की कंसर्न होता है कंपनी के लिए। कैसे की कंसर्न है, इसको अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। देखें, एक टाइम था, ट्रेडिशनल बिजनेस की जो बेसिस थी उसमें जो कंपटीशन होता था वो होता था ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। अच्छा, अब वो ट्रेडिशनल बेसिस चेंज हो गई। अब कंपनीज जो compete करती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसिंग नहीं करती, बट प्राइसिंग जो है वो competitive एडवांटेज लेके देती है। ये विषय क्यों? कि देखें, जो कंपनी बेस्ट प्राइसिंग करेगी मार्केट के अंदर, अल्टीमेटली सेल्स ज्यादा अचीव कर पाएगी। जब सेल्स ज्यादा अचीव कर पाएगी तो रेवेन्यू
ज्यादा होगा तो रेवेन्यू जब ज्यादा, सारी बात है, पक्की बात है कि अगर उसकी कॉस्ट को उसमें से लेस कर देंगे तो प्रॉफिट की अमाउंट ज्यादा है। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का मेन फैक्टर, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि आप ऐसे कस्टमर को टारगेट करें जिसके लिए आपने वो प्रोडक्ट बनाई थी। असल में ये चीज, हर कंपनी हर कस्टमर के लिए चीज नहीं बनाता। लाइक अ बेबी डायपर्स, उसमें बड़ों के लिए थोड़ी। तो पहली बात तो ये होती है कि आप अपने टारगेटेड कस्टमर को ना अट्रैक्ट करें उस प्राइसिंग से, ताकि वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करने के ऊपर मजबूर हो। अच्छा, फिर इसमें दो बातें, तो ब्रांड पोजीशनिंग क्या है, मतलब कस्टमर कैसे रिकग्नाइज करता है मार्केट के अंदर, गुडविल क्या है, कहाँ पे रखते हैं लोग इसको। साथ ही साथ प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या है, मतलब फीचर क्या है उसके अंदर, क्या ऐसी यूनिक एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपके वो फुलफिल करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो अल्टीमेटली बात यह है कि अगर कोई कंपनी बेस्ट सुटेबल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अगर अडॉप्ट कर ले तो प्रॉफिट और रेवेन्यू इंक्रीज होगा। बट यहाँ पे ना एक की कंसर्न है। देखें, जो भी मैनेजर है जो कि प्राइस सेटिंग के अंदर इन्वॉल्व है, वो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को डिनाइल नहीं कर सकता। आपने दो बातें लाजमी कंसीडर करनी है एज ए मैनेजर। नंबर वन, एक हमेशा माइंड में प्राइस को सेट करते हुए लॉ ऑफ डिमांड को माइंड में लाजमी रखना। और दूसरी बात, आपको अपनी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी के बारे में पता होना चाहिए। कंज्यूमर डिमांड तो जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, या ये लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है ना कि प्राइस ज्यादा हुई तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हुई तो डिमांड ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। अब मैनेजर जब प्राइस सेट करेगा तो एक चीज उसने ये भी देखना होता है कि मार्केट में सिर्फ वो नहीं है कंपेटिटर एग्जिस्ट करता है। तो एक बात तो ये होती है कि अगर वो प्राइसिंग ज्यादा सेट करे अपने कंपेटिटर की निस्बत, तो एक डर तो यहाँ पे ये होगा कि आपका कस्टमर जो है वो स्विच ना कर जाए कंपेटिटर की तरफ। ये सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम। दूसरी बात ये होती है, अच्छा हर दफा ऐसा नहीं होता कि प्राइस चेंज करने की वजह से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। क्यों? पास्ट प्रोडक्ट्स आप बात करें, मैंने आपको जैसे कहा कि इलास्टिसिटी का पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। अच्छा, अब ये जो इलास्टिक और इन इलास्टिक का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? इलास्टिक का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो सेंसिटिव है टू प्राइस चेंज, और इन इलास्टिक का मतलब क्या है? इनसेंसिटिव टू प्राइस चेंज। तो जिन प्रोडक्ट की डिमांड सेंसिटिव होती है, इसका मतलब ये है कि अगर आप प्राइस इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपकी डिमांड पे पड़ेगा। तो कंपनीज नहीं छेड़ती, उस टाइम पे उनकी कोशिश होती है कि जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है, मार्केट प्राइसिंग है, उसी को अडॉप्ट करें मार्केट में। क्योंकि हम कहते हैं कि मार्केट की फोर्सेस डिमांड और सप्लाई प्राइस डिटरमाइन कर रही है, फिर उस केस में वो छेड़छाड़ नहीं करते प्राइसेस। हाँ, अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इनसेंसिटिव है कि जिसका इम्पैक्ट प्राइस का इम्पैक्ट नहीं पड़ता,
उस केस के अंदर फिर आप कर सकते हैं। आप दुनिया में कई कंपनीज की एग्जांपल देखते हैं जो अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हुए ना ही कस्टमर को देखते हैं, ना ही अदर फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। अब फरारी हर साल रेड एडिशन के अंदर एक ही गाड़ी प्रोड्यूस करती है, तो आपको क्या लगता है वो कस्टमर को देख के उसकी प्राइसिंग करते होंगे, या उस गाड़ी में वो जो फीचर ऐड करते हैं या बाकी सारा कुछ है वो कस्टमर को देख के करते होंगे, या अपने कंपेटिटर्स को देख के करते होंगे? नो, वो यूनिक, सिंपल। जब एक गाड़ी पूरे साल में उस एडिशन में होनी है, तो भाई वहां पे फिर वो जो उसका कस्टमर होगा, आपको क्या लगता है वो भी प्राइस क्या कंसीडर करेगा? वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो दुनिया के जिस कोने में होगा ऑर्डर करेगा, मंगवाएगा और यूज करेगा, सिंपल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हमें लगता है हम जो ये यहाँ पे बातें करते थे ना, बिजनेस मैनेजर या ये मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हो किसी भी लेवल पे, ये जो प्राइस में प्राइस सेटिंग में इन्वॉल्व है मैनेजर, या ये हमें पीछे उसके फिनोमिना क्लियर नहीं होता। असल में बैक एंड पे पहले मैनेजर को ये बात कंसीडर करनी पड़ती है, क्या उसकी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक। और ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा प्राइसिंग जो है वो चेंज करेगा इनइलास्टिक की। नो, उसका इलास्टिक प्रोडक्ट में भी कंपनी केस में आपको प्राइस जो है वो चेंज करनी पड़ती है। और ये भी जरूरी नहीं होता हमेशा प्राइस इंक्रीज ही का केस हो, प्राइस डिक्रीज भी की हो। ये तो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी पे काम कर। कंपनी चाहती है रेवेन्यू इंक्रीज करना, तो रेवेन्यू कहाँ से इंक्रीज होगा? जब सेल इंक्रीज होगी, सिंपल। सेल्स कैसे इंक्रीज करे? तो कंपनी ये में भी पॉलिसी अडॉप्ट करना चाह रही है कि प्राइस को कम करके क्वांटिटी ज्यादा सोल्ड आउट कर रहे। ये तो डिपेंड करता है कंपनी की क्या पॉलिसी है, किस तरह लेके चलती है। एक टाइम पे ना कंपनी डिफरेंट टाइप की प्राइसिंग यूज कर रही होती है। एक से ज्यादा टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, कॉम्बिनेशंस आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो कंपनी पे डिपेंड करता है और मार्केट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की प्राइसिंग यूज कर। बट ऑप्शंस है। अच्छा, बाज अब इसमें ना दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। एज ए बिजनेस मैनेजर या एज ए मैनेजमेंट एनालिस्ट, या आप मैनेजरियल पोजीशन पे बैठे हो, दो बातें अपने माइंड में जाए। पहली बात, जो मर्जी आप प्राइस स्ट्रेटजी यूज करो, अच्छा वो प्राइस स्ट्रेटजी दो चीजों को टारगेट करनी चाहिए। नंबर वन, हाउ टू इंक्रीज सेल्स। नंबर टू, हाउ टू इंक्रीज मार्केट शेयर। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात, अब मैं जब ये बात कहता हूँ तो ना मोस्टली लोग कहते हैं, स्टूडेंट भी कई जगहों पे वो कहते हैं सर देखिए सेल्स का मतलब यही नहीं है कि मार्केट शेयर कंपनी का इंक्रीज होगा। बाज़ औक़ात ऐसी भी केसेस में ना ये देखा जाता है कि अगर बाज़ औक़ात कस्टमर आपकी प्रोडक्ट प्राइस चेंज होने की वजह से ना परचेज कर लेता है, बाद में आपका कस्टमर नहीं बनता। मार्केट शेयर करना बड़ा ना, मार्केट शेयर बाय डेफिनेशन क्या है कि एक कंपनी कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स को मार्केट में सर्व करती है, तो वो वन टाइम कस्टमर भी चाहिए कंपनी।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न। तो दोनों चीजें टारगेट होनी चाहिए। ठीक है, आप रेवेन्यू सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, बस साथ साथ आपका मार्केट शेयर भी कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर इंक्रीज होना चाहिए। तो मार्केट में कंपेटिटर्स हैं, आप नहीं होंगे वो हो जाएंगे। अच्छा, ये जो ट्रेडिशनल बातें हैं ना, अब ये एक साइड के ऊपर, मसला यहाँ पे अब आया है ई कॉमर्स की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस की वजह से। क्यों? क्योंकि डिजिटल कॉमर्स का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। हुआ क्या कि इसकी वजह से कंपनीज ना कैपेबल होगी डायरेक्ट सेलिंग। शायद पहले कुछ कंपनीज या ब्रांड्स जो थे वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते थे, उन्होंने आगे एजेंट्स रखे हुए थे, होलसेलर होते थे, रिटेलर्स होते थे, तो वो बेचते थे। अब क्या हो गया, कंपनी को खुद बेचना पड़ रहा है डायरेक्टली ऑनलाइन से। अच्छा, अब इसका एडवांटेज भी क्या हुआ, डिसएडवांटेज क्या हुआ? नंबर वन, पहली बात तो ये है कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन और बैरियर्स खत्म होने की वजह से ट्रेड, कस्टमर के पास चॉइस ज्यादा अवेलेबल हो गई, और उसमें लोकल प्रोडक्ट नहीं, इंपोर्टेड चीजें भी। और ये, अब मसला ये है कि लोकल प्रोड्यूसर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन ना। अब यहाँ पे, क्योंकि ये बात पक्की है कि अगर लोकल मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस अगर हाई होगी तो कस्टमर आपका, पक्की बात है, वो शिफ्ट करेगा इंपोर्टेड प्रोडक्ट, क्योंकि एक परसेप्शन एसोसिएट होती है इंपोर्टेड गुड के साथ कि यार इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि ये हमारे मुल्क में नहीं बनती। ये सिर्फ पाकिस्तान का केस नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड का केस है। हर जगह पे, हर टाइम के ऊपर कस्टमर की साइकी यही है। बट अब यहाँ पे एक कंसीडरेबल पॉइंट जो है वो ये है कि ये डायरेक्ट सेलिंग की वजह से देखें कंपनी को फायदा क्या हुआ। नंबर वन, पहले जब आप डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं थे या ये, तो आप अपने एजेंट्स, होलसेलर या ये इनके साथ कमीशन शेयर करते थे, इनको प्रॉफिट में शेयर करते थे। फिर दूसरा ये हुआ कि जिन कंपनीज की फिजिकल आउटलेट्स एग्जिस्ट करती थी, वहां पे वो जो प्राइस चार्ज करते हैं अपनी प्रोडक्ट की, बट यहाँ पे ई बिजनेस की बात करें या ये ऑनलाइन सेलिंग हो रही है, वहां पे तो वो कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। लाइक कैसे? कि बिजनेस की तो फिजिकल प्रेजेंस है। जब बिजनेस की फिजिकल प्रेजेंस है तो इसका मतलब बिल्डिंग है या ये फिक्स एक्सपेंडिचर है, बिल्डिंग का रेंट है जो कि कंपनी बियर कर रही है। उसके अलावा कई टाइप की यूटिलिटी एक्सपेंडिचर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस, बाकी सारा कुछ फ्यूल, ये है वो। चले, इसका मतलब ये है, ये तो अब एक कॉमन सेंस बंदा बात करेगा, कस्टमर के माइंड में ये पॉइंट आता है। कई कस्टमर बात करते ये सोचते हैं, यार ये जो ऑनलाइन सोल्ड कर रहे हैं चीजें, ये इसकी भी यही प्राइस है, जो आउटलेट के अंदर भी चीज है उसकी भी सेम प्राइस है, इसका कम से कम हमें एडवांटेज तो मिलना चाहिए। अब एक चीज आपको मजे की बता दूं, इन रिसेंट 2 to 3 years के अंदर ना, एक तो ये कोरोना का इम्पैक्ट, उसके अलावा भी कस्टमर ना, जब कोई सेलर ढूंढ रहा होता है तो वो एक चीज देख रहा होता है कि क्या वो जो सेलर बेशक वो दराज पे देख रहा है या बाकी कहीं पे देख रहा है ना, उसकी कोशिश होती है वो देखे कि ये जो सिर्फ ऑनलाइन स्टोर है वो कौन सा, क्यों, उसके पीछे रीजन क्या। आप प्राइसिंग में देख लें, बड़ा फर्क है। क्योंकि एक ऐसा स्टोर जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, उसकी प्राइस नॉर्मली हाई होगी, और जो ऑनलाइन सेलिंग स्टोर होगा
ये कंफर्म बात है, उसकी प्राइस कम होगी क्योंकि उसका कोई ऑफिस, कोई स्टोर, फिजिकल प्लेस या ये नहीं। तो ये तो आजकल ना कंपनीज के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है कि वो ये जो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं या ये है, इसके अंदर वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे सेट, ये है एग्जिस्ट। आगे एक फिर इससे ना हमारे पास एक क्वेश्चन रेज होता है, वो ये होता है क्योंकि हमने ये मार्केट के अंदर ये डिसीजन लेना ना प्राइसिंग, तो इसका मतलब है ये जो कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग होती है, ये होती है। पहली बात तो कंपटीशन तो तब एग्जिस्ट करेगा जब आपके अलावा और भी प्लेयर्स मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करें, यानी कि आपके कंपेटिटर्स। और जब आप कंपेटिटर को कंसीडर करके अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस करें, प्राइस सेट करें, तो इसका मतलब है पहली बात कि कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में मतलब आपकी जो मेन स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व है वो ये है कि आपकी प्राइस वेरी करेगी इन मार्केट अकॉर्डिंग टू योर कंपेटिटर प्राइसिंग। आप अपने कंपेटिटर की प्राइसिंग को देख के ही अपनी प्राइसिंग इंक्रीज डिक्रीज जो भी कर, पहली बात। दूसरी बात है, दूसरा कहता है आपकी प्राइस के बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है ये है कि आपकी प्राइस के अगेंस्ट लोग विलिंग टू परचेज हैं क्या प्रोडक्ट। ऐसा ना ना हो कि आप प्राइस ऐसी सेट करते हैं कि कस्टमर वो परचेज करने के लिए प्रोडक्ट रहे ही ना, ये एक और बड़ा मेन प्रॉब्लम। आपका कंपटीशन अधूरा रह जाएगा, सारी बातें पीछे रह जाएंगी जब तक आपका कस्टमर प्रोडक्ट अडॉप्ट ना करे। फिर कहता है कि जो कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग होती है ना, इसका असल में मेन फोकस किस चीज के ऊपर होता है, वॉल्यूम के, बेसिकली हाउ टू इंक्रीज सेल्स, ताकि आप प्रॉफिटेबल कैसे बन सके। मेन साइकिल यहाँ पे सेलर के माइंड में जो होती है वो यही होती है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर एक और की क्वेश्चन आता है। हर टाइम पे कंपनी जो है ये कंपेटिटिव प्राइसिंग के ऊपर नहीं आती, इसके लिए कुछ चीजें हैं जिनका होना जरूरी। तो कहता है कब बेस्ट रहेगा कि आप कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मार्केट के अंदर यूज करें। तो नंबर वन, तब यूज करें कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, पहली बात जब आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाए और आपकी प्रोडक्ट जो हो ना कस्टमाइज्ड हो, कमोडिटाइज्ड हो, कि लोग की डिमांड, बेसिकली कहना ये चाह रहा है लोगों की डिमांड उस प्राइसिंग डिसीजन की वजह से अफेक्ट। अब फॉर एग्जांपल सॉल्ट, अब एक कंपनी का नहीं है, कई का है, नेशनल का है, मुगल का है, शान का है, कई। अब इसमें से मसला ये है कि जो भी कंपनी अपनी जो भी प्राइस कम करेगी या ज्यादा करेगी, मसला ये है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड उसकी वजह से अफेक्ट नहीं होने वाली। अब नमक
ये नहीं सलमान पैकेट लेके बैठ जाएगा और सारा दिन फक्के मार मार के खाएगा जी, अच्छा नमक सस्ता हो गया। नहीं, वो उतनी ही क्वांटिटी के अंदर यूज होना है जितनी की उसकी सारा दिन में हमें नीड होती है, सालन में या बाकी कहीं पे, वो अपने यूजेज के हिसाब से यूज हो, तो उस पर कोई फर्क नहीं। हाँ, कंपनीज उसमें इंसेंटिव देने के लिए कस्टमर को, वैसे इंसेंटिव है उसका एडवांटेज वो नहीं ले सकते। जिस तरह रमजान में आप देखते हैं नेशनल अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस जो होती हैं वो डिक्रीज करते हैं, वो आप अपने कस्टमर को इंसेंटिव दे, ताकि वो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं उसकी वजह से आपकी डिमांड पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप सिर्फ ये करना चाह रहे थे कि अगर उनको पैसा कहीं से सेव होता है और उसकी वजह से उनकी किसी और बेसिक नीड के परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो वो कर, तो ये कंपनी रमज़ान हो गई या ये मुस्लिम ओकेजन पे या वहाँ पे क्रिसमस हो गई या ये इस किस्म की चीज़, वो फिर वो ये डिसीजंस लेती है, ताकि वहाँ पे सिर्फ क्या चीज़ होती है, कस्टमर लॉयल्टी। नेशनल को क्या था फिर प्राइस कम करके कि बस भाई आप नेशनल की प्रोडक्ट परचेज करें, शान वालों को क्या था कि हमारा कस्टमर फिर नेशनल की तरफ ना जाए। दूसरा पॉइंट क्या था कि कंपेटिटिव प्राइसिंग तब काम करेगी जब जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है या जो ब्रांड है वो इनरेलेवेंट हो कस्टमर के। मतलब आप मार्केट जाते हैं, कितनी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप परचेजिंग के लिए कंसीडर ही नहीं करते, बहुत सारे, कई ब्रांड्स होते हैं जिनको आप कंसीडर नहीं, बट जब आप कभी ऐसा हो मार्केट जाएं और आप देखें इस प्रोडक्ट ने तो अपनी प्राइस कम की हुई है, इस प्रोडक्ट की प्राइस कम, फिर आप उसको परचेज करते हैं। तो सारा दिन हमारे परचेजिंग डिसीजन में या ये जो मंथली ग्रोसरी आप परचेज करते हैं या बाकी सारी चीजें, ईद के दिनों में कपड़े और बाकी सारी चीजें, ये तो बड़ा टिपिकल कंसर्न है। कहता है ये जो competitive बेस्ड प्राइसिंग है ये तो 100% एप्लीकेबल होगी उन केसेस में जिन केसेस के अंदर प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट करें। यस, जैसे बटर और माजरीन, बटर की प्राइसेस बढ़ेंगी तो ये कॉमन सेंस है कि मार्केट में डिमांड फॉर माजरीन इंक्रीज कर रही है, क्योंकि लोग उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ जाए। जैसे 2 दिनों से टमाटर आपके सामने क्या प्राइस है, लेडीज भी बैठी हुई टमाटर की जगह पे दही इस्तेमाल करें, यही। फिर कहता है कंपनीज कैसे ये प्राइसिंग डिसीजन लेती हैं कि उन्होंने कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एडॉप्ट कर, या कंपनीज किस तरह से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को कैरी करती हैं, या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसे सेट की जाए। नंबर 1 कहता है सबसे पहले, पहला जो मेन स्टेप होता है वो क्या है, कहते हैं सबसे पहले आप क्या करें, एवेल्युएट करें प्राइसिंग पोटेंशियल के, ये प्राइसिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है क्या, पहली बात।
हर कंपनी इस कैटेगरी पे नहीं आ पाती। पहली बात तो ये आप ये कंसीडर करें कि आप जिस बिजनेस के अंदर है, क्या वो आपका बिजनेस जो है या जो और प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं मार्केट में, या ये क्या वो यूनिक है? हर चीज तो यूनिक नहीं होती। सिंपल। अब देखें, जैसे मैंने आपको अभी ये पहले एग्जांपल दी थी, फरारी नंबर वन। फरारी का तो कस्टमर भी अलग होगा ना, मेरान वाला कस्टमर तो नहीं बन सकता ना फरारी का। सिंपल। और प्रोडक्ट भी यूनिक, और वो भी जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर रहे हैं वो रिगार्डलेस इनकम, रिगार्डलेस टेस्ट, रिगार्डलेस कदर, वो तो ये चीजें कंसीडर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे प्राइसिंग पोटेंशियल आपको नोन करने की जरूरत है कि आपकी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, नंबर वन। नंबर टू, आप जो भी कॉस्ट बियर करते हैं, प्रोडक्ट की जो भी डिमांड हो, उसके रिगार्डलेस हो के आपने प्रोडक्ट की प्राइस कैसे सेट करें। अच्छा, इसमें आप दो बातें अपने अपने माइंड में रखें। इससे पहले आप ये देख रहे होते कि आप मैन्युफैक्चरिंग जो भी कर रहे हैं उसमें आपने क्या कस्टमर बेस अप्रोच अपनाई हुई है या प्रोडक्ट। कस्टमर बेस अप्रोच का मतलब क्या है कि आप जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस थी उसके अकॉर्डिंगली उसको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर। और प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच में क्या है, कंपनी रिगार्डलेस कस्टमर डिमांड के या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के, वो बस वो अपने अकॉर्डिंगली चीजें बनाते हैं और कहते हैं जी प्रोडक्ट ये है, परचेज करनी है तो कर। सिंपल। बाज औक़ात आप किसी ऐसे जियोग्राफिकल रीजन में होते हैं जहाँ पे शायद आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इस तरह से एसोसिएट होती है कि आप उसको अफेक्ट नहीं करना चाहते। लाइक फॉर एग्जांपल, मुस्लिम्स के लिए जो सऊदी अरब से रेलिवेंट अगर आप बात करें तो वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। अच्छा, लोग उम्रे पे जाएं, हज पे जाएं, वहाँ पे जो चीज़ें आप परचेज करके ले आए या ये, तो वहाँ पे भी जो लोग बिजनेसेस कर रहे होते हैं या ये, उनका की कंसर्न ये होता है कि बड़ी एथिकल प्राइसिंग की रखी जाए। उनको पता होता है कस्टमर के माइंड का, यहाँ पे जो कस्टमर आ रहा है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है। तो आपने ये पोटेंशियल देखना है। आप कहते हैं कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ये प्राइसिंग पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट कौन होते हैं, कौन कौन से। नंबर वन, ये जो अभी आपको बताया जियोग्राफिकल मार्केट स्पेसिफाई, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट। बाज़ औक़ात आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर उस केस में कंपनी क्या उसको अपने ऊपर खुद बर्दाश्त करती। अब कस्टमर का क्या कसूर है कि आपके ऑपरेशंस की कॉस्ट अगर बढ़ी है तो वो तो आपकी मैनेजेरियल इनएफिशिएंसीज या बाकी सारी चीजों की वजह से हुआ। कस्टमर क्यों उस चीज को देखे। कस्टमर ने तो नहीं कहा था कि आपको आप गलत एम्प्लॉयज को रखें जॉब में। तो आप वो प्राइस कैसे जस्टिफाई करेंगे। बड़ा क्रिटिकल उस टाइम पे रहेगा कि आप अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट का इम्पैक्ट फिर अपने कस्टमर पे शिफ्ट करें, अल्टीमेटली करेंगे। बट फिर वो कंपनीज देखती है उस केस में, फिर जब सेल्स डिक्रीज होनी शुरू होती है तो फिर उस टाइम पे समझ भी आती है इन्वेंट्रीज, डिमांड फ्लक्चुएशंस, competitive advantage and concern, demographic data।
कहता है ये वो फैक्टर्स हैं। अब देखिए ये जो डेमोग्राफिक है ये तो की कंसर्न है कंपनी के लिए सबसे बड़ा। सोशल ट्रेंड्स, सोशल फैक्टर, तो डेमोग्राफिक के अंदर ही जेंडर आना, एज आनी, इनकम आनी, टेस्ट आना, पॉपुलेशन डायनामिक्स आने, हर चीज इसके अंदर है। फिर कहता है सेकंड चीज जो आप कंसीडर करेंगे वो क्या करेंगे, आप बायर परसोना जो है उसको कंसीडर करेंगे। बायर परसोना बेसिकली है क्या? परसोना कोई तीन चार मेन फैक्टर्स होते हैं जिनसे मिल के बनता है। लाइक नंबर वन, जो कस्टमर है उसका लाइफस्टाइल क्या है। नंबर वन, एबिलिटी टू पे कितना। और तीसरा, कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या हैं। कस्टमर किन चीजों को कंसीडर करता है। कस्टमर की परसेप्शन क्या है। तो यहाँ पे एक की कंसर्न वो क्या है कि सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे। अच्छा, ये कई बड़ी कंपनीज जो कि अपनी मार्केट रिसर्च कंडक्ट कराती हैं वो कस्टमर के इंटरव्यूज करती है। जब आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है या ब्रांड में कोई मेजर चेंजिंग लानी होती है, कलर या ये, तो वो। अच्छा, फिर वैसे ही ये मार्केट में डेटा कौन प्रोवाइड करता है? सेल्स के लोग। अब वो क्योंकि सेल्स वालों को पता होता है, ये मार्केट में जो सेल्स का स्टाफ जाता है ना, ये फीडबैक प्रोवाइड करता है, आता है। क्योंकि ये जो ऑर्डर बुकर या ये होते हैं ना लोग, ये दुकानदार से पूछ रहे होते हैं कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है, क्यों बिक रही है, कस्टमर क्या कह रहा है हमारी प्रोडक्ट के बारे में। वो जब भी आते हैं सेल्स के लिए हमेशा ये इंफॉर्मेशन उसे रिटेलर से लेके जाते हैं। उसके बाद कहता है नंबर थर्ड आपके पास है, कहता है एनालाइज हिस्टोरिकल डेटा। कहता है कि आप अपनी प्रीवियसली अडॉप्टेड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को देखिए कि प्रीवियसली आपने जब कोई भी प्राइसिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी तो उस केस के अंदर फिर कंपनी की सेल्स और बाकी सारी चीजों के ऊपर स्ट्रेटजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट कहता है नंबर फोर, और क्या चीज है कि आप बैलेंस रखें बिटवीन वैल्यू एंड बिजनेस गोल। देखें, कोई भी कंपनी जब भी अपनी कोई भी प्राइसिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है या उसको बनाती है तो अल्टीमेटली उसके माइंड में ना सबसे जो मेन चीज होती है वो क्या होती है? कस्टमर पर्सोना। अच्छा, फिर कई दफा ना कंपनीज को कई चीजें कंप्रोमाइज करनी पड़ जाती है। एक ये बड़ा मसला। और मसला यहाँ पे ये है कि ये जो कंप्रोमाइजिंग अप्रोच होती है इसकी बेसिस पे फिर आप बहुत लंबे टाइम तक फिर बिजनेस नहीं कर सकते। अच्छा, अब दो बातें होती हैं, या आप कंप्रोमाइज करते हैं या आपका कस्टमर जो है वो कंप्रोमाइज करता है। कई दफा कस्टमर कंप्रोमाइज करता है, कई दफा कंपनी कंप्रोमाइज करती है। बट बात ये है बिजनेस तो यूं ही चलता ना। ये लॉन्ग टर्म अप्रोच तो नहीं।
और आप इसको लॉन्ग टर्म अप्रोच के तौर पे ले भी नहीं सकते। तो फिर इस केस के अंदर आप करें क्या? पहले तो ये एवेल्युएट करें कि बेसिकली आपका बिजनेस इम्पैक्ट किसकी वजह से होगा। अल्टीमेटली कंपनी की इंटेंशन तो यही होती है ना कि यार अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट किसी तरह से इम्प्रूव हो जाए, जो हमारा कस्टमर है वो किसी तरह से रिटेन रहे। और कस्टमर के एंड पे क्या होता है कि यार हमें कम प्राइस के ऊपर किसी भी तरह से प्रोडक्ट क्वालिटी बेस्ड मिल जाए। तो यहाँ पे अब ये जो बैलेंस आप कैसे क्रिएट, अब ये दोनों एंड से देखना है कि प्रोडक्ट का प्रॉफिट, कंपनी के लिए प्रॉफिट भी इंक्रीज हो, उसकी सेल्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा हो, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिल रही हो। अब कहते हैं इसमें की इंटेंशंस क्या है, लाइक कंपनी की तरफ से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना, कंपनी का कैश फ्लो इंप्रूव करना, मार्केट पेनिट्रेशन, ये भी एक तरह की स्ट्रेटजी अभी आ रही है नीचे, ये हमने फुल डिटेल में पढ़नी। मार्केट शेयर को एक्सपेंड करना, फिर कन्वर्जन को इंक्रीज करना। उसके बाद कहता है पांचवा और आखिरी जो मेन चीज है, जब आपने ये बाकी सारी चीजें कंसीडर कर ली प्राइसिंग स्ट्रेटजी को सेट करते हुए, यहाँ पे कहता है अब आखिर में आप देख लें अपने कंपेटिटर की प्राइस, क्योंकि आप उस वक्त तक अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटजी सेट नहीं कर सकते जब तक कि आपको कंपेटिटर की प्राइस के बारे में अवेयरनेस ना हो। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि दोनों कंपनी सेम टाइप की प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं बट प्राइसिंग अलग है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और ब्रांड के नेम के अंडर बिक रही, या उसकी पैकेजिंग का कलर चेंज है, सिर्फ इसलिए आप उसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो ज्यादा पे कर रहे हैं। नहीं, आपने ये चीज जस्टिफाई करनी होगी, आप है आपका कंपेटिटर है, तो आप प्राइसिंग को कैसे जस्टिफाई करेंगे? असल बात यहाँ पे की कंसर्न है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि आपका मेन फोकस क्या होगा जब आप कंपेटिटर की प्राइसिंग को कंसीडर कर रहे होंगे। तो कहता है नंबर वन, इम्पैक्ट ये होना चाहिए कि आप बीट कर दें अपने कंपेटिटर की प्राइस को मार्केट के अंदर। अच्छा, बीट आप कैसे कर रहे हैं? अब या तो आप उससे कम पे चले जाएं, या उसी के मुकाबले में जितनी उसकी प्राइसिंग है उसी पे आके आप उससे सेल्स इंक्रीज कर लें। फिर कहता है अगला ही क्या, दूसरी जो इसमें पॉइंट है वो क्या है कि आप बीट कर दें कंपेटिटर की वैल्यू को। अच्छा, अब ये कंपेटिटर वैल्यू क्या चीज, ये जो एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसको हमने पिछली दफा जब कहीं पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था, यही जब हम कंपटीशन वाला पोर्शन देख रहे थे, हमने कहा था वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट। बेसिकली जब कस्टमर कोई भी प्राइस पे करता है ना, तो वो कहता है कि क्या ये प्राइस जो हम इस प्रोडक्ट की पे कर रहे हैं ये जस्टिफाइड है। तो यहाँ पे वो यही कहता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंदर बेसिकली आप क्या करें कि प्रोडक्ट
में ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर दें उसकी कॉस्ट, ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफर कर दें, ऐसी सारी उसके इम्पैक्ट हो कि जो कि उसकी प्राइस से ज्यादा इम्पैक्टफुल हो। जब आप प्राइस को कंसीडर कर रहे हैं तो वो प्राइसिंग बहुत ज्यादा जस्टिफाइबल लगनी चाहिए। जी जनाब, पूछे यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो, कोई बात अगर क्लियर नहीं, क्योंकि आगे हम फिर इसकी टाइप्स के ऊपर जाएंगे, स्ट्रेटजीज पे जाएंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ। आगे चलते हैं। अब कौन कौन सी स्ट्रेटजीज या ये जो टाइप्स हैं ये आपके पास अवेलेबल हैं। हम्म, तो इसमें सबसे पहले ही आपके पास जो टाइप है वो है कंपेटिटिव बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी, यानी कि कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, अब ये जो ऊपर हमने पढ़ा वो टाइप के अंदर नहीं आता, मतलब ये अब हम एज ए टाइप भी इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि अब पहले तो हम ये देख रहे थे कि ये जो हम प्राइसिंग देख रहे हैं या बाकी सारी चीजें देख रहे हैं ये किसके मुकाबले में, क्योंकि अपने कंपेटिटर के मुकाबले में देख रहे हैं, तो इस वजह से हम उस चीज को कंसीडर कर रहे हैं। बट ये एज ए टाइप आप कैसे डील करेंगे वो अब हम इसमें देख लें। तो नंबर वन है कंपटीशन बेस्ड स्ट्रेटेजी। अब ये जो कंपटीशन बेस्ड स्ट्रेटेजी है इसमें सिंपली आपने क्या करना होता है, कंपेटिटिव प्राइसिंग पे फोकस करना होता है कि मार्केट के अंदर जो ऑन गोइंग प्राइसिंग है वो क्या है? यानी कि मार्केट बेस्ड प्राइसिंग को आप बेस बनाएंगे। और ये मार्केट बेस्ड प्राइसिंग बेसिकली आपको कहाँ से पता चलती है कि बेसिकली वो प्राइस जिसके ऊपर आपके मार्केट में बाकी भी जो प्लेयर्स हैं या जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो जिस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट मार्केट में सोल्ड होते हैं। और ये कॉमन सेंस है, ये इसका मार्केट प्राइस इसलिए बहुत, क्योंकि मार्केट फोर्सेस जो है वो आपको प्राइस डिटरमाइन करके दे रही होगी डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे। सिंपल। तो ये जो मार्केट रेट है या ऑनगोइंग रेट है जिसके ऊपर वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सोल्ड आउट हो रही है, ये जानना की कंसर्न होता है। और आप अगर मार्केट में बाकी प्लेयर्स ऑनगोइंग रेट के ऊपर चीजें बेच रहे हैं और आप उसके कतई नजर बेच रहे हैं, तो फिर या तो दो रीजन होंगे, आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूनिक होगी, या दूसरी कि आपकी कंपनी के कंसर्न जो होगा ना ब्रांड लॉयल्टी का वो बहुत हाई है, तब भी कस्टमर को अफेक्ट नहीं करती ना आपकी प्राइस। बाज़ बात प्राइसिंग के अंदर बड़ा स्लाइटली सा भी डिफरेंस जो होता है ना वो कस्टमर के लिए बड़ा क्रिटिकल होता है, और उस छोटे से माइनर से डिफरेंस की बेसिस के ऊपर कस्टमर स्विच हो जाए, तो ये मजबूरी है आज की डेट के अंदर। फिर देखें जब मार्केट में आपको मार्केट प्राइस के बारे में पता हो कि ऑन गोइंग प्राइस क्या चल रही है, एक सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है कि आप अपने कंपेटिटर की निस्बत अपनी प्राइस कम सेट कर सकते हो और उसका कस्टमर भी आप कैप्चर कर सकते हो। बट ये कार्ड तो आपके कंपेटिटर के पास भी है, वो भी खेल सकते हैं। जो पहले ये कार्ड खेलेगा उसकी बाजी हो। आजकल आपको पता है ये हर ब्रांड इस ताक में रहता है कि दूसरे ब्रांड ने अपनी सेल कब अनाउंस कर ये। और ये जनती लेडीज तो बैठी ही इसलिए होती है
बाकी ये जो कंपनीज हैं वो भी इसी ताक में होती हैं, ये सेल कब लगी दूसरे का। जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये, हर ब्रांड इतनी बड़ी बड़ी सेल नहीं लगा पाता। मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। अब मैं ये जेंट्स से पूछूं कि उनकी चीजों में और लेडीज से पूछूं उनके किस, तो आप क्लियरली बता सकते हैं, किसी भी बंदे को पता है जो डिवाइस पैंट लेता पहनता है, ये उनके आउटलेट्स जो हैं फैक्ट्री आउटलेट्स, अब उसमें तो हर टाइम पे किसी न किसी नाम की कोई सेल रहती है, हर महीने से। लेडी से पूछे, ये आपको बताएंगी कि जी वो सबसे बड़ी सेल तो आइडियाज लगाती है, पूरा महीना महीना सेल लग जाती है। नंबर टू कहता है, दूसरी स्ट्रेटेजी कौन सी है, अगर आप ऑन गोइंग प्राइसिंग नहीं अडॉप्ट करते, मे बी आपके पास चॉइस है कि आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कर। अच्छा, अब ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है? बेसिकली जो कॉस्ट आप, अच्छा जब आप प्रोडक्ट की प्राइस सेट करते हैं ना, उसके तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं, ये बात याद रखें। नंबर वन कॉस्ट, नंबर टू मार्जिन, और नंबर थर्ड इज टैक्स। ये तीन चीजें उसके अंदर इंक्लूड है। अच्छा, अब ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या है कि कॉस्ट तो वो है जो कि आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर किया उस चीज को मैन्युफैक्चर करने, प्लस क्या कर रहे हैं इसमें, मार्जिन, मार्कअप, आप कितनी ज्यादा प्राइस चार्ज करके वो प्रोडक्ट बेचें। बास कंपनीज ये बड़ी फिक्स परसेंटेज के ऊपर काम करती हैं। अच्छा ये उन कंपनीज के लिए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बड़ी है जिनकी प्रोडक्ट्स में, जिनकी प्रोडक्ट के फीचर्स में किसी किस्म की कोई यूनिकनेस एग्जिस्ट करती है। और फिर ये मोस्टली अट्रैक्टिव होती है उन कंपनीज के लिए जिनकी डिमांड इन इलास्टिक, यानी कि प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज की वजह से उन कंपनीज की प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर कोई इतना ज्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो ये उनके लिए ज्यादा सूटेबल। नंबर थर्ड कहता है डायनामिक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ये अब डायनामिक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, इसको बोलते हैं सरचार्ज बेस्ड प्राइसिंग, या डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, या टाइम बेस्ड प्राइसिंग। फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल सुनेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। बाज लोग, आपका कार्ड एक्सपायर हो जाता है, आईडी कार्ड आपने अर्जेंट बनवाना, आप कहते हैं मिले भी आपको एक दो दिन, वो तो आपकी डिमांड के लिए वजह से है ना, तो उसके लिए वो अर्जेंट फीस उन्होंने रख के वो प्राइसिंग की होती है। लिखा होता है, ये आपने पिक्चर खिंचानी हो, ये कि इतनी देर में अगर आपको उसका प्रिंट रिक्वायर्ड है या ये है, तो उसके इतने पैसे, नॉर्मल एक दिन के बाद के इतने पैसे, इसको बोलते हैं डायनामिक प्राइसिंग। जाहिर बात है, अगर किसी बंदे की नीड, डिमांड अर्जेंट है, तो वो फिर उसके हिसाब से बस ठीक है, वो आप उसको ऑफर कर रहे हैं, अगर वो कर सकता है, उसको अफोर्ड कर सकता है, तो वो आपसे रिक्वायर कर लेगा, नहीं तो नहीं करेगा बात। अगली है, उसको कहते हैं फ्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटजी। जी, प्रीमियम का वर्ड बेसिकली ये एस्टेब्लिश हुआ है दो वर्ड से, फ्री और प्रीमियम। तो प्रीमियम प्राइसिंग क्या होती है
कंपनीज ना जान के ऐसे पहले प्रोडक्ट ऑफर करती है, उनको पता होता है कि लोग, अगर हम दूसरा कोई अपग्रेड वर्जन इसको ऑफर कर देंगे या ये होगा, तो लोग उसके लिए ज़्यादा पे करेंगे। ये जो आपके टेलीकॉम में मोस्टली सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज कर रहे हैं, अगर ना होता तो ये जो प्रो प्राइम और ये वर्जन जो निकलते, क्यों है? ये सारे के सारी कौन सी स्ट्रेटेजी है? प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। पहले जी ये नोट, फिर प्रो, इसमें प्राइम, इसमें ये, इसमें वो। भाग भाग, क्योंकि ये भी होता है। फिर ये एक चीज ये होती है, पहले मार्केट में वो कॉन्सेप्ट ले आते हैं ना, लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा अब हम इसी वेरिएंट में आपको यूनिक फीचर्स ऑफर करने लगे हैं, बड़ी लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ पेज। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की एक स्ट्रेटेजी है, सिंपल। उसके बाद कहता है हाई लो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब ये जो हाई लो है, ये क्या कर, कि बेसिकली स्टार्टिंग में आप हाई प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को सोल्ड करें, लेटर ऑन देखें जब आपने वो प्रॉफिट का लेवल अचीव कर लिया तो फिर आप प्राइस लो करें, डिस्काउंट्स ऑफर करें, क्लियरेंस सेल्स लगाएं। मोस्टली तो यही होता है। फिर लो वाले में क्या है, स्टार्टिंग पे लो बेचें, जैसे ही देखें आप कि अच्छा कस्टमर बन गया है, तो प्राइस बढ़ा दें। ये डेंजरस भी आई लो। आगे कहता है प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी। स्कीमिंग में ये होता है कि बेसिकली जो कोई भी कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट जब लॉन्च कर रही है, तो उसकी वो हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस लेवल वो अचीव कर ले उसको बेच के। और ये होता है, ये फैशनेबल प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनके अंदर मोस्टली होता है। इसी तरह ये जो आजकल, क्योंकि हम अब मोबाइल फोन्स को भी तो फैशन से, ट्रेंड्स के हिसाब से डील कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, जब भी न्यू मॉडल आता है, ये आप देखते हैं उसकी प्राइस अच्छी बड़ी हाई होती है। तो वो कहता है आप अपना पॉसिबल प्रॉफिट जो है वो स्टार्टिंग में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करके उसको अचीव कर। अच्छा, अब ये कहता है ये जो स्कीमिंग प्राइसिंग होती है ना, ये हेल्पफुल होती है बेसिकली संक कॉस्ट को रिकवर करने। अच्छा, संक कॉस्ट होती क्या है? वो पैसा कि जो कि डूब गया, अब वो रिकवर नहीं हो पाता। तो ये संक कॉस्ट का मतलब ये होता है कि इतनी हाई प्राइसिंग करके प्रोडक्ट की बेचते हैं कि बाज यूनिट अगर उनके सोल्ड भी रहे ना, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ये इस लेवल पे जाके खाओ। उसके बाद पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी क्या है, ये स्कीमिंग के उलट होती है। यहाँ पे स्कीमिंग में तो प्राइस हाई, यहाँ पे कहता है मैं बताता हूँ समझ। अभी पहले क्योंकि ये सैमन भी इंक्लूड कर लो फिर आपको बताऊँ। पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अच्छा, मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होता है, ये स्कीमिंग के उलट है। इसमें क्या होता है कि इनिशियली आप अपनी प्रोडक्ट की ना प्राइस जो है वो लो चार्ज करें,
रेवेन्यू इकट्ठा करें, देन प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएं, लोग यूज होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है 5, 6 और 7 में? 5 में वो हाई लो प्राइसिंग कहता है, और यहाँ पे स्कीमिंग में हाई एंड होती है और पेनिट्रेशन में लो एंड होती है। पहली बात, ये जो हाई लो प्राइसिंग होती है ना, ये कंसिस्टेंट बेसिस पे होती है। समझ के मतलब, आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट से ज्यादा हाई प्राइस रख के बेचते रहते हैं, या आप स्टार्टिंग में हाई प्राइस देन लो के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, स्कीमिंग सिर्फ उस केस में यूज की जाती है जब प्रोडक्ट न्यू लॉन्च करनी हो, यूनिक फीचर हो उसके अंदर, और वो स्टार्टिंग में आप एक पर्टिकुलर टाइम तक उसकी प्राइस हाई रख के तो बेच देंगे, बाद में वो प्राइस आहिस्ता 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 लो हो जाए। आप लो नहीं करेंगे, क्योंकि वो कस्टमर इतनी परचेज कर चुका होगा पहले, या अब आपकी चीज बाद में बिक नहीं रही होगी, तो आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि आपने इतने मार्जिन पे पहले ही काम कर लिया होता है, जो कि आपको पता है कि हमने वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर लिया है, सारा कुछ अर्न कर लिया, कि आप अगर कोई चीज़ नहीं भी बिकी है तो वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें फिर वो प्रोडक्ट क्या करके बेच देते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, या उसको सेल में लगा देते हैं। वो कौन सा भी होता है, नॉर्मल डे में वो उतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और पेनिट्रेशन में क्या होता है कि आप न्यू आने वाली प्रोडक्ट की पहले स्टार्टिंग में न्यू लो प्राइस रखते हैं, देन आप क्या करते हैं कि जैसे जैसे देखते हैं कि आप लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लिया, देन आप उसकी प्राइस को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, सिर्फ फर्क क्या है, एज ए स्ट्रेटेजी फर्क है, नाम का फर्क है। बाकी हाई लो प्राइसिंग, अब वो कहता है या तो हाई होगी या लो होगी, बट स्कीमिंग में हाई से लो है। वहां पे या तो आप एक टाइम पे एक ही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं ना, स्कीमिंग में हाई से लो पे आएंगे, या पेनिट्रेशन में लो से हाई पे जाएंगे। तो यहाँ पे हाई लो में ये कहता है या तो इनिशियली आप हाई प्राइसिंग सेट कर लें, देन लो कर दें, ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक बेसिस, नाम की बेसिस और उसका फर्क, बाकी कोई फर्क। क्लियर है समझ बात? बिजनेस लैंग्वेज का फर्क होता है, बाकी कोई फर्क। आगे से नेक्स्ट आपके पास है प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब ये प्रीमियम क्या है, मतलब प्रेस्टिजियस प्राइसिंग, लग्जरी प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा, हर ब्रांड में, हर कंपनी के किसी न किसी प्रोडक्ट में उनका कोई एक ऐसी लग्जरी कलेक्शन अवेलेबल होती है, जिसकी फिर वो प्राइसिंग या ये वो इसलिए नहीं करते, वो लोग जब वो चीज़ परचेज करते हैं तो वो जो प्राइस पे करते हैं उसका मतलब प्रेस्टिजियस, जब उस क्योंकि उस चीज़ को एक्वायर कर रहे हैं ये, तो वो फखर फील करते हैं, अच्छा हमने ये चीज़ ली। अब तो जेंट्स में है, इतने नहीं है ब्रांड जिसमें ये हो, लेडीज के हर ब्रांड के अंदर यार अब ये कॉन्सेप्ट आ गया, लग्जरी कलेक्शन। तो बस ये भी एक सेलिंग या ये है। अच्छा, क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी इसमें, ये कोई बात वो शक नहीं है। दूसरा यानी वजह तब भी है, ये प्रोडक्ट्स या ये सेंस किस लिए स्टैब्लिश किया जाता है, लाइट हम बंद ये करके बटन चार्जिंग। स्टेटस सोसाइटी। अब लेडीज तो इसके बारे में बड़ी कॉन्शियस होती है, इनको तो ये कहती है बस, लेडीज प्रोडक्ट्स में इनकी साइकी क्या होती है कि कंपनी सिर्फ हमारे लिए एक डिजाइन होता है, दूसरा कोई भी बंदे के पास उस तरह के डिजाइन की चीज नहीं होनी चाहिए।
यही स्ट्रेटजी थी इसकी। अगली प्राइसिंग है प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग, पहली तो बात ये है कि पहले ये कंपनी, कौन सी कंपनी ये जो है प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग यूज करेंगे। तो ये तो बेसिकली सिंपल है कि ये जो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कंस्ट्रक्शन बेस्ड, बाकी सारे यही यूज करते हैं। अब इसमें या तो फ्लैट रेट कॉन्सेप्ट होता है, सिंपल, वो पहले एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट ये कि जी कितनी होगी, या सर्विसेज देनी है, तो वो देखते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं, उसके हिसाब से होता है। ये हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, हर कस्टमर टू कस्टमर ये प्राइसिंग डिफरेंट होती है। आप देखें ना, फॉर एग्जांपल एक इस्लामाबाद में रोड बन रही हो, उसकी कॉस्टिंग, और एक जो हम बात कर रहे हो लाइक कश्मीर के किसी इलाके में सड़क बन रही हो, वहां पे तो वो पहाड़ और ये, वो कॉस्ट दोनों की डिफरेंट होगी। फिर एक प्रोजेक्ट एक शहर के बड़े लीड एरिया में हो रहा हो और एक बिल्कुल नॉर्मल उसमें, तो वो जारी बात है वहां पे जमीन के रेट में भी फर्क होगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। अब ये वैल्यू बेस्ड में बेसिकली क्या, आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्या ऐसी यूनिकनेस है, या ये कि उन यूनिक फीचर्स की वजह से कोई भी कस्टमर वो प्राइस पे करने के लिए है विलिंग। अब इसमें ब्रांड लॉयल्टी भी एग्जिस्ट करती है बास चीज़ों में, सेंटीमेंट्स, और ये कई दफ़ा हम इस्लामिक होने की वजह कई चीज़ों के साथ हम बड़े ज़्यादा एसोसिएट होते हैं इस्लामिक प्रोडक्ट्स के हिसाब से, या बाकी सारी चीज़ें, कई फैक्टर्स। जियोग्राफिकल बेस्ड प्राइस, डिफरेंट मार्केट्स में आप डिफरेंट प्राइस चार्ज करें अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशंस। अच्छा, इसकी रीज़न कुछ और होती है पीछे, इसके पीछे डेमोग्राफिक फैक्टर्स का इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर लाइक लोगों की इनकम का लेवल हाई है, तो फिर कस्टमर वो कंपनीज कहती है अच्छा ठीक है यहाँ पे हाई प्राइस प्रोडक्ट्स ही सोल्ड कीजिए। जब कस्टमर कंपनीज के माइंड में ये आता है ना डिफरेंट प्राइस, तो कहते हैं इसकी वजह फिर एक और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जन्म लेती है, वो होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि आप अपनी एक ही सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट मार्केट के अंदर डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये कई बेसिस पे होती है, एज, जेंडर, इनकम, बाकी भी है। कहते हैं तीन तरह की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि आप कस्टमर से उतना ही चार्ज करते हैं जितना वो पे कर सकता है। तो इसका मतलब है इस केस में अगर आप ये फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं तो आपको लोगों की अर्निंग कैपेसिटी के बारे में पता होना चाहिए। नंबर टू, सेकंड डिग्री में क्या है, वॉल्यूम डिस्काउंट्स। मतलब कि बिजनेस जो है वो वॉल्यूम डिस्काउंट्स यूज करेगा कि बायर उसकी वजह से ज्यादा चीजें परचेज कर ले रिड्यूस प्राइस पे, जानबूझ के। अब इसमें फायदा क्या होगा, जो हाई इन्वेंट्री या हाई कस्टमर होगा ना, जो कि ज्यादा क्वांटिटी में चीजें परचेज करेगा, उसको तो वो डिस्काउंट ऑफर कर देंगे, बट लो वाले का बेचारे को, उसको तो वो ज्यादा प्राइस पे चीज परचेज करनी पड़ेगी, ये उसके लिए नुकसान। इसका मतलब है कि जो ज्यादा क्वांटिटी में करता है, परचेज करता है प्रोडक्ट, उसको आप डिस्काउंट दें, जो नहीं करता उसको नहीं दें। फिर कहता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हाई डिमांड ग्रुप्स एंड लो डिमांड ग्रुप्स।
हाई डिमांड ग्रुप्स में आप उसको सस्ता दे दें, लो में कम दें। बिल्कुल वैसे जैसे ही आप मैरिज हॉल वगैरह बुक कराने जाते हैं ना, मार्की वगैरह, तो उसमें आपसे पूछते हैं अच्छा कितने नंबर ऑफ कस्टमर, अच्छा वो फिर आपको पर हेड रेट कम निकाल के देते हैं, ये उसके हिसाब से, अगर कम है तो फिर ज्यादा हो। बट असल में ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ये कई फैक्टर के डिपेंड अपॉन होती है, हर टाइम पे ये एग्जिस्ट नहीं करती। अब इनमें से जो उनकी मर्जी आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज करें, अल्टीमेटली गोल क्या है, कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना, उसका प्रॉफिट इंक्रीज करना, सिंपल बात। जी जनाब, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ आज के लिए। अच्छा वैसे देखें, रमज़ान की बरकत होती है, ऐसे क्लास में मोस्टली लोग ना खिसक चुके होते हैं, क्योंकि एक और भी होता है ना जिसकी रहमत भी है, शैतान भी जकड़े हुए होते हैं, ये देखिए, शी इज फाइन नाउ, शुक्र है। पर ये है कि देखें वो शैतान बंद है, उसकी वजह से देखें ये बरकत कितनी है, मोस्टली लोग आज क्लास में। चलो ये तो अच्छी बात है। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आज भी यूं ही जो एक टॉपिक कहीं पे अंदर रह गया हुआ है, वो जो सेक्शन भेजूंगा उसके भी फुल नोट्स आपके पास उस सेक्शन पे फुल पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह आज रात को। और कल आई थिंक क्लास है 3:30 बजे से 5 बजे तक की, क्योंकि मैंने वो पहले ही बताया था ये दो वाले टाइम, तो मसला ये है कि मैंने कहीं से क्लास लेके फ़ौरन पहुंचना होता है, रास्ते में ट्रैफिक और बाकी सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह कल तो पहुंच गया। ठीक है, चलें जी।